प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। यूक्रेन से लौटे इन छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। इन विद्यार्थियों में वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से ताल्लुक रखने वाले छात्र छात्राएं शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जौनपुर और चंदौली गए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से लौटने वाले इन विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत कर उनका हालचाल तो जाना ही, साथ ही उनके हिम्मत की दाद दी। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। भारतीय छात्रों ने इंडियन गवर्नमेंट के सेफ इवैक्यूएशन का धन्यवाद करते हुए अपनी आपबीती सुनाई कि वे किस दहशत में यूक्रेन में थे और वतन वापस आकर उनको कितना सेफ महसूस हो रहा है। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। इन सभी छात्र छात्राओं ने दिल खोलकर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, इन सारे छात्र छात्राओं ने विदेश में, स्पेशली यूक्रेन में भारतीय झंडे की क्या ताकत है, इस तिरंगे की क्या ताकत है, इस बात को खुलकर सामने रखा। पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस। थैंक यू सो मच सर। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच वहां फंसे हजारों भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है। इस अभियान को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद भारतीय वायुसेना भी जोर शोर से ऑपरेशन गंगा अभियान में जुटी हुई है और सभी छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 8 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस एक तरफ कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। इसीलिए तो रूस के इतने हमलों के बाद भी यूक्रेन अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। यूक्रेन रूस के हर हमले का डट कर सामना कर रहा है। वहीं अब इन हालातों में परमाणु युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है। परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत सरकार से लेकर भारतीय छात्रों के माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही हैं। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तो चला रही है, जिसके तहत अब तक करीब 4000 भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यूक्रेन में फंसे छात्रों का नहीं है, बल्कि रूस में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों का भी है। यूक्रेन से तो भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन युद्ध के इस माहौल में रूस से भारतीय नागरिकों को अपने वतन लाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। इसी को लेकर भारत में रह रहे अभिभावकों को रूस में पढ़ रहे उनके बच्चों की फिक्र सताने लगी है और उन्होंने अपने बच्चों को उनके खुद के खर्चों पर भारत बुलाना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे हैरत अंगेज तस्वीरें भी सामने आई, जहां ये भारतीय छात्र अपने पालतू जानवरों को अपने साथ वतन वापस ला रहे हैं। बेसिकली हम पैनिक की स्थिति में, इवैक्यूएट करने की स्थिति में नहीं होते हैं।
इसलिए सेफली इवैक्यूएशंस के लिए हमने पहले ही प्लान किया कि पैनिक क्रिएट हो, इसके पहले ही हम इवैक्यूएट कर लें। और पैनिक की स्थिति में इवन एम्बेसी भी बहुत सारा हेल्प नहीं कर पाती है, चाह करके भी हेल्प नहीं कर पाती है। जैसे यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ मिस इवेंट्स भी हुई हैं और इवन टाइमली वो इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने पहले ही सेफली इवैक्यूएट किया। वहीं भारत लौटे छात्रों ने भी यही बताया कि रूस में अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन युद्ध के हालातों के बीच कब हालात बिगड़ जाएं, इसी डर की वजह से वो भारत वापस लौट आए हैं। फिलहाल रशिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट वॉर सिचुएशन है ऑफ कोर्स। तो दोनों कंट्री के बीच वॉर है, तो कब किस कंट्री को क्या फेस करना पड़े कुछ कह नहीं सकते। तो पेरेंट्स की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग आए हैं। तो आपकी पढ़ाई जो है वो रशिया में है, मतलब तो आपके जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हैं उन लोगों ने आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलब बोला है? जी नहीं, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उनका यही कहना है कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, तो आप लोगों को अपनी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम उनसे इस मीडियम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सिचुएशन कब क्या हो पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन मोड पर करें। बिकॉज यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक उनको लास्ट डे तक ऑफलाइन की वजह से वो लोग वहाँ रुके हुए थे, अदरवाइज़ वो लोग भी पहले आ जाते। ये सभी छात्र भारत सही सलामत तो लौट आए, लेकिन उनको अभी सबसे ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता सता रही है। भारत लौटी खुशी सिंह ने बताया कि कैसे उन्हें रूस छोड़ने से पहले वहाँ की यूनिवर्सिटी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। नहीं, अभी तो हम 8 स्टूडेंट्स ही आए हैं सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे। बाकी लोग प्लान कर रहे हैं आने का, लेकिन फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी महंगी हो रही हैं, तो वो प्लान शायद ड्रॉप करें या जो भी जैसा हो वो डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी से टीचर से हम लोगों ने बात की कि ऑनलाइन मोड में कर दीजिए, पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। कह रहे थे कि काफ़ी कम बच्चे आप लोग जा रहे हो, तो हम ऑफलाइन ही कंटिन्यू करेंगे और काम डाउन करिए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो फिर हमने बोला कि नहीं यार, पेरेंट्स आर गेटिंग पैनिक्ड एंड वी नीड टू गो, उनकी बात हमें सुननी पड़ेगी। और तो हम भी थोड़ा डर रहे थे, जैसे ये यूरोपियन नेशंस का अगेंस्ट में आ रहे रशिया के, वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे यूक्रेन्स को, और ये रशिया भी शांत नहीं हो रहा, वो भी कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। सो थोड़ा सा हौच पौच हुआ, तो हम यहाँ पे आना ज़्यादा सही लगा हमें। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध कब न्यूक्लियर वॉर का रूप ले ले, ये डर सबको सता रहा है। ऐसे में भारतीय अभिभावकों का अपने बच्चों को अपने देश वापस बुलाना एक तरह से सही कदम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। रूस की यूनिवर्सिटीज भारत लौटे इन छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कब शुरू करती है, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अंत भला तो सब भला की राह पर चलते हुए राजनीतिक दलों के दिग्गज पूर्वांचल के मैदान में उतर पड़े हैं। आज छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी ने अंतिम चरण में बीजेपी की गाड़ी को क्रॉसिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया है और जौनपुर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने चित परिचित अंदाज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का विकास कभी नहीं कर सकती। इन घोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने
हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने माफियावाद पर विपक्ष को घेरते हुए इस चुनाव में विपक्ष पर माफिया और गुंडों को टिकट देने का आरोप लगा दिया। इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पीएम मोदी के साथ साथ मंच से सीएम योगी ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अगर गलती से इस समय सपा बसपा की सरकार होती तो ये लोग वैक्सीन ही बेच देते। वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। गुरुवार को छठे चरण के मतदान के बाद बीजेपी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने 7वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना ये होगा कि आखिरी चरण की जोड़ आजमाइश किस पार्टी की तरफ जीत के तराजू को झुकाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.